हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग, नमस्कार। आप सभी का स्वागत है ज्ञान जीएस के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर। तो जैसा कि आप सभी लोगों को पता है कि करंट अफेयर्स की आज हमारी थर्ड क्लास है। इससे पहले हमने 2 दिन पहले करंट अफेयर्स को स्टार्ट किया था, इसमें फर्स्ट और सेकंड क्लास को देख चुके थे। तो आज हमारी थर्ड क्लास होने वाली है, जो आपके लिए वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्लास होने वाली है। तो चलिए शुरू करते हैं। ये देखिएगा, 500 प्रश्नों की बेहद इंपॉर्टेंट श्रृंखला है, जो अभी एग्जाम आने वाले हाल ही में उनके लिए वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट होगी, चाहे वो आपके किसी के लिए हो। लेकिन आप अगर पूरी क्लास को यहाँ से देखेंगे, समझेंगे, तो आपका जो स्टैटिक जीके का पॉइंट बनता है वो भी आपके लिए बेस्ट इंपॉर्टेंट होगा। तो उसके लिए एक अलग से नोटबुक बना लीजिए, करंट अफेयर्स के लिए एक अलग से नोटबुक बना लीजिएगा। ज़्यादा नहीं, हम डेली 20 क्वेश्चनों को अच्छी तरह से रिवाइज करते हैं और उनको देखते हैं। तो आपके लिए बेहद, देखिएगा, पहला प्रश्न ही अगर हम बात करें तो कितना जबरदस्त आपके लिए है पहला प्रश्न। ठीक है, तो पहले प्रश्न की अगर बात करें, अंतर्राष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा एजेंसी के संदर्भ में कौन से कथन सही हैं। ठीक है, अगर हम अंतर्राष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा एजेंसी की बात करें, इसके हेड ऑफिस की अगर बात करें तो कहाँ पर है, आपके वियना में है। वियना में इसका हेड ऑफिस है, यानी कि ऑस्ट्रिया में इसका हेड ऑफिस है। ठीक है, और अगर बात करें वियना में किसका हेड ऑफिस है, तो हम कह सकते हैं ओपेक का भी हेड ऑफिस कहाँ पर है, आपके वियना में है। ओपेक, ओपेक का मतलब होता है ऑर्गेनाइजेशन ऑफ पेट्रोलियम एक्सपोर्ट कंट्री। और ओपेक के कितने देश सदस्य हैं, आपके 13 देश सदस्य हैं। पिछली क्लास में पढ़ा था हमने, ओपेक के कितने देश सदस्य हैं, आपके 13 देश सदस्य हैं। तो दो, यानी कि अंतर्राष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा एजेंसी और आपके ओपेक का जो मुख्यालय वो आपके वियना में है। उसके बाद अगर बात करेंगे तो परमाणु रासायनिक हथियार संगठन का जो मुख्यालय भी है वो भी आपके कहाँ पर है, वियना में है। तो ये तीनों मुख्यालय आपके कहाँ पर है, वियना में है। इंपॉर्टेंट है तीनों के तीनों, तीनों के तीनों पेपर में पूछे जाते हैं, तो कृपया करके आप इनको याद रखिएगा। ठीक है, इनको याद रखिएगा अच्छे से कि किस प्रकार से प्रश्न बनेगा। प्रश्न है कि जो अंतर्राष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा एजेंसी के बारे में जो कथनों की बात की जा रही है, उनमें से कौन सा कथन सही है। यह एक अंतर सरकारी संगठन है, बिल्कुल एक अंतर सरकारी संगठन है, जिसका उद्देश्य परमाणु ऊर्जा के शांतिपूर्ण उपयोग को बढ़ावा देना और परमाणु हथियारों सहित सभी सैन्य उद्देश्यों के लिए इसके उपयोग को प्रतिबंधित करना है। बिल्कुल सही है, ये तो लाइन देखते ही आप लगा सकते हो कि ये बिल्कुल ठीक हो सकता है। इसे संयुक्त राष्ट्र महासभा और संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद दोनों की रिपोर्ट करती है, दोनों को रिपोर्ट करती है। यानी कि जो जो संगठन है, ये आपके संयुक्त राष्ट्र महासभा व संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद दोनों को क्या करती है, अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत करती है। उपयुक्त कथनों में से कौन से सही नहीं है, तो पूछ रहा है कौन से सही नहीं है। तो दोनों के दोनों आपके सही हैं, ना तो पहला सही है ना तो दूसरा सही है, यानी कि सही नहीं है। तो प्रश्न ये पूछ रहा है कि सही नहीं है, तो दोनों के दोनों क्या है, सही है आपके, सही नहीं है। तो आंसर हमारा क्या होगा, ठीक है, दोनों के दोनों आपके एकदम राइट हैं। प्रश्न पूछ रहा है कौन सा नहीं है, तो कौन सा नहीं है, यानी कोई सा भी गलत नहीं है। तो दोनों के दोनों क्या है आपके, ठीक है, यानी कि ऑप्शन आपका कौन सा होगा, ऑप्शन आपका, ठीक है, दूसरा वाला होगा, यानी कि दोनों के दोनों सही है। संयुक्त राष्ट्र महासभा की बात करेंगे, कहाँ पर है आपके, न्यूयॉर्क। इसका मुख्यालय कहाँ पर है, आपके न्यूयॉर्क में इसका मुख्यालय है। और अगर बात करेंगे संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद, तो इसका भी मुख्यालय आपके कहाँ पर है, न्यूयॉर्क में है। तो हमने यहाँ से कई सारे मुख्यालय को सीखा है। देखिएगा कि संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद, जिसे विश्व का पुलिसमैन के नाम से जानते हैं, किसे जानते हैं, विश्व का पुलिसमैन जानते हैं, विश्व का पुलिसमैन कहते हैं इस संगठन को। ठीक है, और इसका जो मुख्यालय वो कहाँ पर है, अब न्यूयॉर्क में। तो एक मुख्यालय हमने ये देखा। उसके बाद संयुक्त राष्ट्र महासभा का मुख्यालय हमने यहाँ पर देखा, यानी कि, ठीक है, न्यूयॉर्क में है। अगर यहीं पर प्रश्न बना दिया जाए कि न्यूयॉर्क किस नदी के किनारे है, तो न्यूयॉर्क आपका हडसन नदी के किनारे है। किस नदी के किनारे है न्यूयॉर्क, तो न्यूयॉर्क हम कह सकते हैं न्यूयॉर्क आपके हडसन नदी के किनारे है न्यूयॉर्क। उसके बाद देखिएगा वियना को देखा हमने, ठीक है, ओपेक को देखा, परमाणु रासायनिक हथियार संगठन, इन सभी का मुख्यालय आपके कहाँ पर है। तो इन सभी का ओवरऑल अगर मुख्यालय की बात करेंगे तो सबका मुख्यालय जो है वो आपके वियना में है। यहाँ पर हमने न्यूयॉर्क को देखा, न्यूयॉर्क आपके हडसन नदी के किनारे है।
ठीक है। और आपके अभी देखिएगा 5 मुख्यालय हमने देखे हैं, क्योंकि मुख्यालय आपके पेपर में 2 प्रकार से आते हैं, एक तो सही मिलान करने के लिए आ सकता है और एक आपके पेपर में डायरेक्टली क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि परमाणु रासायनिक हथियार संगठन का मुख्यालय कहाँ पर है, अंतर्राष्ट्रीय परमाणु एजेंसी का मुख्यालय कहाँ पर है, ओपेक का मुख्यालय कहाँ पर है, संयुक्त राष्ट्र महासभा का मुख्यालय कहाँ पर है, संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद का मुख्यालय कहाँ पर है। ऐसे आपके पूरे भारत में, अगर विश्व की बात अगर हम करें, पूरे विश्व में बात करें तो 70 से ज्यादा संगठन है जिनके मुख्यालय आपके पेपर में पूछे आते हैं। मैंने आपके लिए स्टैटिक जीके की प्लेलिस्ट में आप जाइएगा, वहां पर एक सेपरेट वीडियो बनाया है जो कि विश्व के संगठन से संबंधित है। ठीक है, मैंने आपके लिए 2 तरह की वीडियो बनाए हैं, उस पर आप देख सकते हैं। कह रहे हैं फिलीपींस निम्नलिखित में से किस देश के साथ भूमि सीमा साझा करता है। तो फिलीपींस किस देश के साथ भूमि सीमा साझा करता है। अगर फिलीपींस की बात करेंगे तो कैपिटल है फिलीपींस की मनीला, और मुद्रा की बात करेंगे तो मुद्रा है आपके पेसो। कैपिटल है मनीला, मुद्रा है पेसो। फिलीपींस किसी भी देश के साथ स्थलीय सीमा नहीं बनाता है, सबके साथ जलीय सीमा बनाता है। जैसे अगर हम बात करें तो किसके किसके साथ में बनाता है, अगर पूरब की बात करें तो फिलीपीन सागर के साथ सीमा बनाता है। और अगर हम दक्षिण की बात करेंगे तो देखिएगा दक्षिण में दक्षिणी चीन सागर के साथ सीमा बनाता है, दक्षिणी चीन सागर के साथ सीमा बनाता है। ठीक है, तो यहाँ पर दक्षिणी चीन सागर का साथ सीमा बनाता है और दक्षिण में भी सीमा बनाता है आपके। ठीक है, तो चारों ओर से अगर हम बात करें तो किसी भी देश के साथ सीमा नहीं बनाता, सिर्फ महासागर या सागरों के साथ ही सीमा बनाता है, किसी देश के साथ सीमा नहीं बनाता। तो आंसर क्या लगेगा आपके, यानी कि इनमें से कोई भी नहीं है। तो फिलीपींस अभी करंट में रहा था, इसलिए फिलीपींस से मैंने आपके लिए एक प्रश्न आया था कि फिलीपींस निम्नलिखित में से किस देश के साथ सीमा बनाता है। तो देखिएगा आपको मैं बता दूं, ये प्रश्न आपके पेपर में कई बार अभी तक पूछा जा चुका है, क्योंकि किसी भी देश के साथ स्थलीय सीमा नहीं बनाता, हर के साथ कैसी सीमा होता है, जलीय सीमा बनाता है। ठीक है, जैसे आपके वियतनाम हो गई, इसकी कैपिटल आपकी हनोई हो गई, कंबोडिया हो गई, मलेशिया हो गई, इन सभी की कैपिटल करेंसी आपको याद होनी चाहिए। मैंने आपको शुरुआत में बताया था कि कैपिटल करेंसी आप अच्छे से याद कर लें। ठीक है, अब देखिएगा फिलीपींस की अगर बात करेंगे, ठीक है, तो फिलीपींस का जो कैपिटल है मनीला, प्रश्न कई बार पूछा जाता है कि मनीला किस द्वीप पर स्थित है, तो लूनूज द्वीप पर स्थित है। मनीला आपके लूनूज द्वीप पर स्थित है। और आपके मनीला में अगर मैं बात करूं, विश्व का सबसे बड़ा महासागर प्रशांत महासागर है। विश्व के सबसे बड़े महासागर का नाम क्या है, प्रशांत महासागर, जो विश्व का सबसे बड़ा महासागर है। ठीक है, इसमें जो सबसे गहरी खाई है आपकी, जैसे हम कहते हैं मेरियाना ट्रंच, क्या कहते हैं इसे, मेरियाना ट्रंच के नाम से जानते हैं। तो जो मेरियाना ट्रंच है, या इसे गर्त कह सकते हैं या इसे खाई कह सकते हैं। तो विश्व का सबसे गहरा बिंदु क्या है, मेरियाना ट्रंच। कितनी गहराई है कह सकते हैं, यानी कि आपके इतने किलोमीटर की गहराई है इसमें, यानी कि अप्रॉक्स 11 किलोमीटर की गहराई है। पृथ्वी के सबसे निचला बिंदु 11 किलोमीटर गहरा है, जिसे कहते हैं मेरियाना ट्रंच। तो मेरियाना ट्रंच की बात अगर हम करें यहाँ से, तो मेरियाना ट्रंच जो है आपका, वो कहाँ पर स्थित है, प्रशांत महासागर में स्थित है। और कहाँ पर है आपके, मनीला फिलीपींस में स्थित है, विश्व का सबसे गहरा बिंदु। ठीक है, तो आंसर होगा, यानी किसी के साथ स्थलीय सीमा नहीं बनाता, किसी देश के साथ सीमा नहीं बनाता है फिलीपींस। फिलीपींस में एडीबी बैंक, एशियन डेवलपमेंट बैंक का भी मुख्यालय आपके किस देश में, फिलीपींस में इसका मुख्यालय भी है। ठीक है, तो जितने भी देश आ जाए आपके, जैसे मलेशिया की कैपिटल क्या है, कुआलालंपुर है, कुआलालंपुर मलेशिया की कैपिटल है। ऐसे आपका सब देशों की आपको कैपिटल याद होनी चाहिए, क्योंकि आपके पेपर में 2 नंबर बिल्कुल स्टैटिक में पक्के होते हैं, जिसमें एक कैपिटल पूछी जाती है, एक करेंसी पूछी जाती है। ठीक है, तो चलिए चलते हैं तीसरे प्रश्न की ओर। दूसरा प्रश्न आपने बहुत अच्छे से बारीकी से समझा होगा। ठीक है, अब ये प्रश्न देखिएगा, बहुत अच्छा प्रश्न है। राष्ट्रीय समुद्री विरासत परिषद के संदर्भ में कौन से कथन सही हैं। देखिएगा, इस तरह के प्रश्न आपके यूपी पीसीएस के पेपर में पूछे जाएंगे, और ऐसा नहीं है कि आपके पेपर में ना पूछे जाए, हो सकता है एक आध वनडे एग्जाम में भी पूछ लिया जाए। ठीक है, अगर बात करें राष्ट्रीय समुद्री विरासत परिषद, अगर विश्व विरासत दिवस की बात करें कि विश्व विरासत दिवस कब मनाते, तो विश्व विरासत दिवस मनाते हैं हम 18 अप्रैल को।
18 अप्रैल को विश्व विरासत दिवस मनाया जाता है। ठीक है, तो 18 अप्रैल को विश्व विरासत दिवस मनाते हैं। तो इसी के तहत कौन सा स्टेटमेंट सही है, कौन से स्टेटमेंट सही है, देखिएगा। ठीक है, पूछा कितने स्टेटमेंट सही हैं। NMSC परिसर एशिया का सबसे बड़ा जलीय संग्रहालय और भारत का सबसे भव्य नौसेना संग्रहालय होगा। तो बिल्कुल ठीक है, एशिया का सबसे बड़ा जलीय संग्रहालय है, भारत का सबसे बड़ा भव्य नौसेना संग्रहालय होगा। NMSC का निर्माण प्राचीन व आधुनिक काल तक भारत की समुद्री विरासत को प्रदर्शित करने के लिए लोथल के ऐतिहासिक सिंधु घाटी सभ्यता क्षेत्र में किया जा रहा है। तो बिल्कुल लोथल में किया जा रहा है। लोथल कहां पर है, आपके गुजरात में है। सिंधु घाटी सभ्यता का एकमात्र पतन नगर, यानी कि एकमात्र बंदरगाह था सिंधु घाटी सभ्यता का, जिसे कहते हैं हम लोथल। क्या कहते हैं, लोथल। कहां पर है, आपके गुजरात में, भोगबा नदी के किनारे। गुजरात में भोगबा रिवर। वर्तमान समय में भोगबा रिवर को क्या कहते हैं, तो वर्तमान में भोगबा रिवर को हम कहते हैं साबरमती नदी। किस नाम से जानते हैं, आज की डेट में हम साबरमती नदी के नाम से जानते हैं। तो ये देखिएगा, साबरमती नदी, भोगबा रिवर। सिंधु घाटी सभ्यता का एकमात्र पतन नगर है, यानी कि एकमात्र बंदरगाह है, कौन सा, लोथल आपके। ठीक है। NMSC का प्रबंधन भारतीय नौसेना व भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण के तहत एक विशेष प्रयोजन वाहन द्वारा किया जाएगा। ये भी स्टेटमेंट ठीक है, ये भी ठीक है, यानी कि सभी के सभी सही हैं। तीनों के तीनों क्वेश्चन क्या हैं, आपके सही हैं। ठीक है, तीनों के तीनों सही हैं। सिंधु घाटी सभ्यता को किस नाम से जानते हैं, तो सिंधु घाटी सभ्यता को हड़प्पा सभ्यता भी कहते हैं। किस नदी के किनारे है, तो आपकी रावी नदी के किनारे है सिंधु घाटी की सभ्यता। किस नदी के किनारे होगी आपकी, तो रावी नदी के किनारे है। ठीक है, इंपॉर्टेंट प्रश्न है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। अगले प्रश्न को देखते हैं कि ऊर्जा संक्रमण कार्यक्रम ETI के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए, यानी कि सही कथन आपको बताने हैं। यानी कि ETI 2023 विश्व आर्थिक मंच द्वारा जारी किया गया था। बिल्कुल ठीक है, विश्व आर्थिक मंच द्वारा जारी किया गया था। विश्व आर्थिक मंच के अगर मुख्यालय की बात करें तो इसका मुख्यालय कहां पर है, आपके जिनेवा में। कहां पर है, जिनेवा, या हम कह सकते हैं दावोस में है इसका मुख्यालय, यानी कि स्विट्जरलैंड में इसका मुख्यालय। कहां पर है, आपके स्विट्जरलैंड में। ठीक है, चलिए, WEF बोलते हैं, शॉर्टकट में क्या बोलते हैं, वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम के नाम से इसको हम जानते हैं। इस सूची में स्वीडन पहले नंबर पर, शीर्ष पर, उसके बाद डेनमार्क, नॉर्वे, फिनलैंड, और इसके बाद 5वें नंबर की बात अगर करेंगे तो स्विट्जरलैंड 5वें नंबर पर है। भारत की रैंकिंग की बात करेंगे कि भारत की रैंकिंग क्या है, तो भारत की रैंकिंग 6-7 नंबर की है। भारत किस नंबर पर है इसमें, तो भारत 6-7 नंबर पर है। तो इस प्रकार अगर हम देखेंगे तो दोनों के दोनों कथन आपके क्या होंगे, सही होंगे, यानी कि पहला भी सही है और दूसरा भी सही है। भारत की रैंकिंग 6-7 नंबर की है, ये भी याद रखिएगा। इसमें टोटल अगर बात करें, टोटल 120 कंट्री थी। कितनी कंट्री थी, टोटल 120 कंट्री इसमें शामिल थी। इसमें शामिल थी आपके ETI, यानी कि ऊर्जा से संबंधित जो कंट्री शामिल थी वो टोटल मिलाकर 120 कंट्री ओवरऑल इसमें शामिल थी। ठीक है, अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न हमसे क्या कहता है कि आवृत्ति के टेराहर्ट्ज बैंड के संदर्भ में कौन से कथन सही हैं। आवृत्ति का मात्रक क्या होता है, तो सबको पता है कि आवृत्ति का मात्रक हर्ट्ज होता है। ठीक है, क्या होता है, हर्ट्ज होता है, यानी कि 6G, यानी कि जी का मतलब क्या होता है, जनरेशन। प्रौद्योगिकी, अगर प्रौद्योगिकी की बात करेंगे, प्रौद्योगिकी दिवस कब बनाते, 11 मई को राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी यानी कि टेक्नोलॉजी दिवस बनाते हैं। आवृत्ति के टेराहर्ट्ज बैंड का उपयोग करना है, जो कि वर्तमान में अप्रयुक्त है। तो वर्तमान में तो अप्रयुक्त है। यह तरंगे वैद्युत चुंबकीय स्पेक्ट्रम पर अवरक्त तरंगे और माइक्रोवेव के बीच गिरती हैं। यह तरंगे वैद्युत चुंबकीय स्पेक्ट्रम और अवरक्त तरंगे तथा माइक्रोवेव के बीच गिरती हैं, यानी कि सूक्ष्म तरंगों के बीच गिरती हैं।
अवरक्त तरंगों की बात अगर करेंगे, किसने खोज की थी, तो मोस्ट इंपोर्टेंट है, अवरक्त तरंगों की खोज किसने करी, विलियम हर्शले ने खोज करी। ठीक है, याद रखिएगा इस बात को। माइक्रोवेव के बीच में गिरती हैं तो बिल्कुल गिरती हैं, यानी कि वैद्युत चुंबकीय तरंगे होती है। इसी पे अगर हम दोनों कथन सही है तो इसको पहले आंसर कर लेते हैं, यानी कि सी इसका आंसर होगा। लेकिन अगर हम बात करें कि एक तरंग आती है जैसे प्रकाश तरंगे, जिसे दृश्य तरंगे भी कहते हैं, साइंस में बहुत प्रश्न आता है कि प्रकाश तरंगे कैसी तरंगे, तो मैं कह सकता हूं प्रकाश तरंगे वैद्युत चुंबकीय तरंगे हैं। प्रकाश तरंगे वैद्युत चुंबकीय तरंगे हैं। लेकिन आपने देखा होगा कि वैद्युत चुंबकीय तरंगों के अलावा दो प्रकार की तरंगे और होती है, अनुप्रस्थ और अनुदैर्ध्य। तो प्रकाश की तरंगे कैसी है, आपकी अनुप्रस्थ तरंगे हैं। प्रकाश की चाल सबसे ज्यादा किसमें होती है, तो प्रकाश की चाल सबसे ज्यादा निर्वात में होती है। प्रकाश की चाल सबसे ज्यादा किसमें होती है, तो प्रकाश की चाल सबसे ज्यादा निर्वात में होती है। ठीक है, याद रखिएगा, प्रकाश की चाल सबसे ज्यादा किसमें होगी, निर्वात में होगी। कितनी चाल होती है प्रकाश की, तो 3.8 गुणा 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड। ठीक है, मीटर प्रति सेकेंड इसकी चाल होती है, किसकी, प्रकाश की। ठीक है, तो अवरक्त तरंगों को याद रखिएगा, रिमोट कंट्रोलिंग में किसका प्रयोग किया जाता है, अवरक्त तरंगों का प्रयोग किया जाता है। प्रश्न है नेक्स्ट, वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट, नगर आरक्षित अनुपात से प्रश्न है। ठीक है, कैश रिजर्व रेशियो से प्रश्न है, के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। यह एक मौद्रिक नीति उपकरण है जिसका उपयोग केंद्रीय बैंकों द्वारा अर्थव्यवस्था में ऋण की उपलब्धता को विनियमित तथा नियंत्रित करने के लिए किया जाता है। तो केंद्रीय बैंक कौन सा है, भारत का केंद्रीय बैंक कौन सा है, आरबीआई। आरबीआई भारत का एक केंद्रीय बैंक है, राइट। सबको पता है कि आरबीआई भारत का केंद्रीय बैंक है, जिसकी स्थापना 1 अप्रैल 1935 को की गई थी और इसका राष्ट्रीयकरण 1949 में किया गया था। प्रारंभ में अगर बात करेंगे, मुख्यालय कोलकाता था, लेकिन 2 वर्षों के बाद मुख्यालय को बम्बई स्थानांतरित कर दिया गया। कब स्थानांतरित कर दिया गया, बम्बई। 1937 में मुख्यालय बम्बई स्थानांतरित कर दिया गया। 1935 में जब स्थापित हुई तो मुख्यालय कहाँ था, कोलकाता था। इतनी बात तो याद रखिएगा। मैंने आपको बताया भी था कि जो कोलकाता है इसकी स्थापना जॉर्ज चार्नाक ने की थी। स्टेटिंग में देखिएगा, जॉर्ज चार्नाक ने कोलकाता की स्थापना की थी और बंबई की स्थापना गेरोल्ड अंगियार ने की थी। गेरोल्ड अंगियार ने बंबई की स्थापना की थी, राइट। इतनी बात तो आप तो याद हो गई होंगी। ठीक है, गेरोल्ड अंगियार ने इसकी स्थापना की थी। अब देखिएगा कि मौद्रिक नीति उपकरण है जिसका उपयोग केंद्रीय बैंकों द्वारा अर्थव्यवस्था में ऋण की उपलब्धता को विनियमित तथा नियंत्रित करने के लिए किया जाता है। बिल्कुल किया जाता है, कैश रिजर्व रेशियो का प्रयोग किया जाता है। इसी के तहत यही क्या करता है, यानी कि इसमें CRR भी शामिल होता है और SLR भी शामिल होता है। ठीक है, ओके। यह जमा का न्यूनतम, यानी किसके, CRR की बात कर रहा है, जमा का न्यूनतम प्रतिशत है जिसे वाणिज्यिक बैंकों को नकदी, सोना या अन्य प्रतिभूतियों के रूप में बनाए रखना होता है। तो देखिएगा, एक काम CRR का नहीं होता, यह जो काम होता है वो SLR का होता है। किसका काम होता है, SLR का काम होता है। ये आपके CRR का काम नहीं होता। CRR का काम क्या होता है, वाणिज्यिक बैंकों को केंद्रीय बैंकों के पास न्यूनतम राशि जमा रखनी पड़ती है। CRR क्या होता है, वाणिज्यिक बैंकों यानी कमर्शियल बैंकों को भारत के एक केंद्रीय बैंक के पास न्यूनतम राशि जमा करनी रखनी होती है। ये इसका मेन उद्देश्य होता है। लेकिन ये जो कथन है, ये दूसरा वाला आपका गलत है, रॉन्ग है। यहाँ पे अगर SLR लिखा होता तो ये प्रश्न सही है। SLR वह न्यूनतम प्रतिशत है जिसे वाणिज्यिक बैंकों को नकदी, सोना व अन्य प्रतिभूतियों के रूप में बनाए रखना होता है। ठीक है, ये बात याद रखिएगा। तो इसमें केवल एक सही है। वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है। ठीक है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट प्रश्न है, तो बिल्कुल याद रखिएगा इस प्रश्न को। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं कि निम्नलिखित पर विचार कीजिए। खाद्य व कृषि संगठन, संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम, विश्व आर्थिक मंच, अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष, उपयुक्त में से कितने हाल ही में लॉन्च किए गए वन हेल्थ दृष्टिकोण से संबंधित हैं। यानी कि पूछ रहा है कि वन हेल्थ दृष्टिकोण से कौन कौन से संबंधित हैं। तो देखिएगा, वन हेल्थ दृष्टिकोण में
विश्व खाद्य कृषि संगठन का मुख्यालय कहां पर है आपके? रोम। रोम इटली में मुख्यालय है। कहां पर? रोम इटली में मुख्यालय है। ठीक, पहला पॉइंट। संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम का मुख्यालय कहां पर है आपके? नैरोबी में, यानी केन्या मुख्यालय है। नैरोबी केन्या में मुख्यालय है। विश्व आर्थिक मंच की अभी बात करी हमने, कहां पर मुख्यालय है? तो स्विट्जरलैंड में मुख्यालय है। और अगर बात करें अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष का मुख्यालय कहां पर है आपके? वॉशिंगटन डीसी। कहां पर मुख्यालय आपके? वॉशिंगटन डीसी में मुख्यालय है। ठीक है, इसका मुख्यालय आपके वॉशिंगटन डीसी में है। ठीक, तीन बातें यानी कि 4 पॉइंट हमने याद कर ली। कितने सारे आज हम मुख्यालय पढ़ चुके हैं, याद रखिएगा, आपके लिए आज मुख्यालय बहुत हैं। ठीक है, अब देखिएगा, जो वन हेल्थ दृष्टिकोण से जो संबंधित है उसमें पहला तो संबंधित है, दूसरा भी संबंधित है, लेकिन ये दो संबंधित नहीं है। तो एक और दो केवल कितने संबंधित हैं? दो। लेकिन चार इसमें टोटल मिला के आपके चार ही शामिल हैं, लेकिन दो इसमें आपके हैं नहीं। तो वो दो कौन से हैं? एक तो वो है आपके विश्व स्वास्थ्य संगठन। विश्व स्वास्थ्य संगठन मुख्यालय कहां पर है विश्व स्वास्थ्य संगठन का? तो मुख्यालय है आपके, वही आपके जिनेवा, स्विट्जरलैंड में मुख्यालय है। और दूसरा जो आपका है, यानी कि 3 नंबर ये है विश्व स्वास्थ्य विश्व पशु स्वास्थ्य संगठन शामिल है। विश्व पशु स्वास्थ्य संगठन शामिल है। और इसके मुख्यालय की बात करेंगे तो इसका मुख्यालय आपके पेरिस यानी कि फ्रांस में, पेरिस या फ्रांस में। ठीक है, तो देखिएगा आपने आज कितने सारे मुख्यालय पढ़े हैं। क्या आपको सब मुख्यालय पता है जितने आपने अभी तक मुख्यालय पढ़े हैं? ठीक है, आपने आज देखिएगा बिल्कुल इतने सारे मुख्यालय पढ़ लिए हैं कि आपका जो भी पेपर होगा नेक्स्ट टाइम पर वो क्या होगा? गलत नहीं होने वाला है। कहीं से पेपर आपका गलत नहीं होने वाला है, यानी कि इतने सारे आपने मुख्यालय पढ़ लिए हैं। ठीक है, तो कहीं से पेपर में गलत होगा क्या? मुख्यालय देखिएगा एक ही क्लास में आपने इतने सारे मुख्यालय पढ़ लिए हैं कि कहीं से भी प्रश्न आपका गलत नहीं होने वाला है। ठीक है, इसको याद रखिएगा। चलिए, इसका आंसर होगा केवल 2। ठीक है, कितना आंसर होगा? केवल 2 इसका आंसर होगा। नेक्स्ट प्रश्न है आपका, भारत के निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो भाई निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है आप लोगों को। भारत के ताइवान के साथ औपचारिक राजनीतिक संबंध है, राजनयिक संबंध है, लेकिन वह इसे एक राष्ट्र के रूप में मान्यता नहीं देता है। ताइवान ने भारत में ताइपे आर्थिक व सांस्कृतिक केंद्र खोले हैं। ये प्रश्न तो आपके बलनाहरण पे भी बन सकता है कि किस देश ने भारत में आर्थिक व सांस्कृतिक केंद्र खोलने का समझौता किया है भारत सरकार के साथ? किसने? ताइवान ने किया है समझौता। ताइवान की अगर बात करेंगे, कैपिटल है आपकी ताइपे और मुद्रा है इसकी डॉलर। क्या मुद्रा है? डॉलर मुद्रा है। तो भारत के ताइवान के साथ औपचारिक राजनयिक संबंध नहीं है, बिल्कुल नहीं है। तो पहला तो आपका गलत होता है। तो कितना सही है? केवल 2 सही है। कितना सही है? केवल 2 प्रश्न आपके सही हैं, बाकी सबके सब क्या है? गलत हैं, जितने भी इसमें दे रखे हैं। ठीक है, कह रहे हैं कार्यकारी मजिस्ट्रेट। अभी ये करंट अफेयर्स में रहा था कार्यकारी मजिस्ट्रेट से ऊपर, तो मैंने आपके लिए प्रश्न बना दिया। वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है। ईएम, ठीक है, एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट के नाम से इसको हम जानते हैं। शाखा का एक अधिकारी होता है जिसके पास भारतीय दंड संहिता और आपराधिक प्रक्रिया संहिता दोनों के अंतर्गत शक्तियां प्राप्त होती हैं। तो बिल्कुल आपके जो काम मजिस्ट्रेट करता है, जो डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट काम करता है, वही ईएम भी कार्य करता है। कार्यकारी मजिस्ट्रेट आपका होता है आईपीसी। आईपीसी की अगर बात करें, भारतीय दंड संहिता कब से लागू हुई भारत में? तो 1 जनवरी 1862 से भारत में लागू हुई थी। और बात करेंगे कौन था वायसराय? ब्रिटिश शासनकाल के दौरान लागू हुई थी। तो इस समय जो वायसराय थे वो लॉर्ड कैनिंग थे। कौन थे वायसराय? लॉर्ड कैनिंग वायसराय थे, क्योंकि इनका शासनकाल 1856 से लेके 1862 तक था। और इसी समय अगर बात करेंगे तो भारत में 1857 की क्रांति भी इसी समय पर लागू हुई थी।
ठीक है, 1857 की क्रांति भी भारत में किनके समय हुई थी? लॉर्ड कैनिंग के समय ही 1857 क्रांति हुई थी। और अगर बात करें कि आईपीसी का जनक किसे कहते हैं, तो थॉमस मैकाले को आईपीसी का जनक भी कहते हैं। तो थॉमस मैकाले को आईपीसी का जनक भी कहते हैं हम। और लॉर्ड कैनिंग की अगर बात करें तो लॉर्ड कैनिंग के समय में ये आपके आईपीसी भारत में आई थी। ठीक है, तो क्या है कि बिल्कुल शक्तियां प्राप्त हैं आईपीसी के तहत। इनकी नियुक्ति सरकार द्वारा की जाती है, तो राज्य सरकार ही इनकी नियुक्ति करता है। याद रखिएगा, बल्लाहर के फॉर्मेट में पूछा जा सकता है कि कार्यकारी मजिस्ट्रेट की नियुक्ति कौन करता है, तो कौन करता है? राज्य सरकार इनकी नियुक्ति करती है। जब भी शक्तियां व्यवस्था बनाए रखने के संबंध में जांच करते समय न्यायिक प्रकृति के कार्य करते हैं तथा कभी कभी अदालतों की कार्यवाही के भी कार्य करते हैं। तो बिल्कुल ठीक है, यानी कि 3 सही है आपके। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर है। ओके, तो कार्यकारी मजिस्ट्रेट से भी आज हमने प्रश्न देख लिया। निम्नलिखित में से कौन सा कथन ऐपल 2027 शब्द को सही रूप से परिभाषित करता है, सही ढंग से परिभाषित करता है? ऐपल 2027 वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ठीक है, देखिएगा क्वेश्चन अच्छे हमारे होने चाहिए, तब हम आंसर भी अच्छे तरीके से कर सकते हैं। यह पेप्सिको इंडिया की एक पेटेंट किस्म है जिसका उपयोग लेज चिप्स बनाने में किया जाता है। तो मुझे तो इसका आंसर यही सही लग रहा है, पेप्सिको के से ही संबंधित था। अगर इतना भी पता है कि पेप्सिको से संबंधित है ऐपल 2027, तब भी आप कर सकते हो। ये भारतीय वैज्ञानिकों द्वारा विकसित आलू की आनुवंशिक रूप से संशोधित किस्म है। नहीं, आनुवंशिकता की खोज किसने करी? ग्रेगर जॉन मेंडल ने। ग्रेगर जॉन मेंडल ने आनुवंशिकता की खोज की थी। ठीक है, आनुवंशिकता की खोज की थी। और आलू, देखिएगा मटर पर खोज की थी इन्होंने, लेकिन आलू का हम क्या खाते हैं? तो आलू का हम खाते हैं तना। ठीक है, आलू का खाने उपभाग क्या होता है? तना। यह उत्तरी गुजरात के किसानों द्वारा उगाई जाने वाली आलू की एक पारंपरिक किस्म है। ये भी गलत है, आलू से तो संबंधित नहीं है। यह एक आलू की संकर किस्म है जो 2 अलग अलग प्रजातियों के संकरण द्वारा बनाई जाती है। देखिएगा, तीनों आलू से संबंधित है, लेकिन आलू का कोई लेखा जोखा नहीं है इसमें। ठीक है, ऐपल 2027 कोई भी आलू से संबंधित नहीं है। ठीक है, इसका आंसर क्या है? पेप्सिको इंडिका की पेटेंट किस्म है जिसका उपयोग लेज चिप्स बनाने में किया जाता है। ठीक है, क्या लेज चिप्स बनाने में इसका उपयोग किया जाता है? ग्रिडफ्लेशन के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो ग्रिडफ्लेशन के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। ग्रिडफ्लेशन की स्थिति का सामान्य अर्थ निगमों द्वारा लालच प्रेरित मुद्रास्फीति में वृद्धि से है। ग्रिडफ्लेशन कम आय व मध्यम वर्ग के व्यक्तियों को असमान रूप से प्रभाव डालती है। तो देखिए, ज्यादा आप मत समझिएगा, बस इसको याद रखिएगा, 2 पॉइंट याद रख लीजिएगा, यहीं से प्रश्न बनेगा आपके लिए पेपर में। ठीक है, ज्यादा चर्चा इसकी नहीं करनी है। ओके, तो मैं आपको बता दूं कि देखिएगा मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है और आप पढ़ लीजिएगा, बातें बिल्कुल भी ना करिएगा। ठीक है, अगला प्रश्न है कि पेंटर पुरस्कार 2023 से किसे सम्मानित किया गया? तो ब्रिटिश लेखक को सम्मानित किया जाता है। ब्रिटिश हो गए, आयरिश हो गए, लेकिन ब्रिटिश लेखक को सम्मानित किया गया। कौन था वो लेखक आपके बताइएगा? माइकल रोसेन को शामिल किया गया। मोस्ट इंपोर्टेंट है, आने वाले पेपर के लिए बिल्कुल पूछा जाएगा आपके, माइकल रोसेन को शामिल किया गया। पुनर्स्थापना के लिए विविधता D4R उपकरण निम्नलिखित में से किस प्रजाति के डाटा का उपयोग करके विकसित किया जाता है? किसका उपयोग करके विकसित किया जाता है? वृक्ष का उपयोग करके विकसित किया जाता है। अगर मैं पूछूं तो वृक्ष की आयु को कैसे मापते हैं? वृक्ष की आयु को कैसे मापते हैं? और जो वृक्ष यानी कि पौधे जो होते हैं, पौधों की वृद्धि किससे मापते हैं? 2 प्रश्न है मेरे। पौधों की वृद्धि को किससे मापा जाता है और वृक्षों की आयु कैसे मापेंगे हम? ठीक है, तो देखिएगा, वृक्षों की आयु उसमें वलयों या छल्लों के अकॉर्डिंग मापी जाती है। तो वृक्ष की आयु का, वृक्ष कितना पुराना है, वो छल्ले के द्वारा हम ज्ञात करेंगे कि वृक्ष कितना पुराना है। ठीक है, और वृद्धि की बात करेंगे तो वृद्धि को बोलते हैं क्रेस्कोग्राफ।
क्या बोलते हैं वृद्धि को? तो वृद्धि को बोलते हैं क्रेस्कोग्राफ। तो क्रेस्कोग्राफ जगदीश चंद्र बसु ने बनाया था। भारतीय वैज्ञानिक जगदीश चंद्र बसु ने क्रेस्कोग्राफ बनाया था। अब पौधों की वृद्धि मापने वाला जो यंत्र है वो क्या है आपका? क्रेस्कोग्राफ है। ठीक है, तो अगर वृक्ष की हम आयु का पता लगाएंगे तो उसके छल्लों के द्वारा उसकी आयु का पता लगाते हैं हम। ओके, अगर विविधता नाम का शब्द इसमें आ गया तो आप देखिएगा जैव विविधता से भी संबंधित होगा। जैव विविधता, तो जैव विविधता दिवस कब मनाते हैं हम? ठीक है, तो जैव विविधता दिवस हम मनाते हैं 22 मई को। और अगर बात करें जैव विविधता दिवस आपका 22 मई को हो गया, तो ओवरऑल अगर हम बात करेंगे तो कि अधिनियम कब पारित किया गया था? तो 2002 में बायोडायवर्सिटी अधिनियम पारित किया गया था। ठीक है, बायोडायवर्सिटी अधिनियम 2002 में आया था। ओके, अगला प्रश्न क्या है हमसे, क्या कहता है कि जुलाई 2023 में फ्रांस ने निम्नलिखित में से किस भारतीय सशस्त्र बल के साथ अभ्यास शुरू किया था? फ्रांस की कैपिटल क्या है? पेरिस। फ्रांस की कैपिटल है पेरिस। किस नदी के किनारे है? तो कह सकते हैं सीन नदी के किनारे। सीन नदी के किनारे। और फ्रांस के पेरिस में यूनेस्को का हेड ऑफिस है। अभी हमने देखा विश्व पशु स्वास्थ्य संगठन का भी मुख्यालय कहाँ पर है आपके? यूनेस्को में, यानी कि विश्व पशु स्वास्थ्य संगठन का मुख्यालय भी आपके कहाँ पर है? पेरिस में है। और आपके यूनेस्को का मुख्यालय भी कहाँ पर है? पेरिस में है। तो देखिएगा भारतीय नौसेना के द्वारा, भारतीय नौसेना के द्वारा, तो फ्रांस के साथ में कई सारी एक्सरसाइज हैं, यानी कि प्रिंजेंस एक्सरसाइज भी की जाती है, गरुड़ एक्सरसाइज भी की जाती है और बरुड़ एक्सरसाइज भी की जाती है। ठीक है, ये तीनों एक्सरसाइज की जाती हैं, किसके साथ में की जाती हैं? फ्रांस के साथ में भारत की एक्सरसाइज है। ठीक है, यानी कि युद्ध अभ्यास है। ओके, नेक्स्ट प्रश्न क्या कहता है हमसे? एडीबी ने हाल ही में जल आपूर्ति और स्वच्छता पद्धतियों में सुधार के लिए राजस्थान नगर निगम योजना के लिए कितने मिलियन अमेरिकी डॉलर की फंडिंग प्रदान की है? इंपॉर्टेंट प्रश्न है, फिलहाल राजस्थान पेपरों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, लेकिन आपके पेपर में भी ये प्रश्न आएगा जरूर। पूछेगा किस राज्य ने की है, किस बैंक ने की है? तो एडीबी बैंक ने की है, एशियन डेवलपमेंट बैंक ने की है, कह सकते हैं हम एशियाई विकास बैंक। किस नाम से जानते हैं हम इसे? एशियाई विकास बैंक के नाम से जानते हैं। ठीक है, एशियाई विकास बैंक के नाम से इसको हम जान सकते हैं। अगर बात करेंगे स्थापना कब हुई, तो 19 दिसंबर 1966 को स्थापना हुई थी। मुख्यालय की बात करेंगे, हेड ऑफिस कहां पर है? तो हेड ऑफिस आपके मनीला में है। मनीला फिलीपींस में हेड ऑफिस है। और 68 देश इसके सदस्य है, यानी कि 68 देश इसके क्या है? सदस्य है। यानी कि मेंबर कंट्री कितनी है? तो 68 देश इसके सदस्य हैं। ठीक है, मनीला के बारे में अभी हमने पढ़ी। मनीला किस द्वीप पर स्थित है? तो मनीला जो है वो आपके लूनोज द्वीप पर स्थित है। ठीक है, अब अगर हम बात करें राजस्थान की, ठीक है, आज चलिए बात कर लेते हैं राजस्थान, एक स्टेट की बात आज करते हैं। ठीक है, तो कितनी फंडिंग दी थी? चलिए पहले आंसर लगा लेते हैं। 200 मिलियन अमेरिकी डॉलर की फंडिंग दी थी। किसके साथ? राजस्थान के साथ। दो तरीके से प्रश्न बन सकता है, एडीबी बैंक ने किस राज्य के साथ 200 मिलियन डॉलर की अमेरिकी फंडिंग दी थी? प्रश्न नंबर 2, किस बैंक ने राजस्थान के साथ 200 मिलियन अमेरिकी डॉलर की फंडिंग दी थी? प्रश्न नंबर 3 आपके सामने है। इस प्रकार से प्रश्न बन सकता है हमारे लिए। ठीक है, याद रखिएगा। ओके, अब देखिएगा अगर राजस्थान की बात करें तो सबसे पहले आते हैं कि राजस्थान के सीएम कौन है। ठीक है, उसके बाद आते हैं कि गवर्नर कौन है। तो देखिएगा सीएम है आपके कलराज मिश्र। ठीक है, नहीं, सीएम कौन है आपके? तो सीएम है आपके भजन लाल शर्मा। भजन लाल शर्मा आपके क्या है? सीएम है। ये क्या है? आपके सीएम है। कलराज मिश्र की बात करेंगे, कलराज मिश्र आपके क्या है? गवर्नर है। कलराज मिश्र यहाँ के गवर्नर हैं। तो देखिएगा डीएलआर, यानी कि जिलों की संख्या कितनी है, लोकसभा सीटें कितनी है और राज्यसभा सीटें कितनी है? जिलों की संख्या 50 हो गई, पहले 33 थी। लोकसभा सीटें आपकी 25 हैं और राज्यसभा की सीटें कितनी हैं? 10 हैं आपके। अगर विधानसभा सीटों की बात करेंगे कि विधानसभा की कितनी सीटें हैं, तो विधानसभा की 200 सीटें हैं।
ठीक है, तो विधानसभा की कितनी सीटें हैं, तो ओवरऑल देखिएगा विधानसभा की सीटें जो है वो कौन है आपकी 200 सीटें हैं। ठीक है, एक सेकंड रुकिएगा। कलराज मिश्र, क्या कोई डाउट हो रहा है? यानी कि अगर बात करें तो देखिएगा सीएम कौन है और गवर्नर कौन है। ठीक है, सीएम कौन है और गवर्नर कौन है। ठीक है, तो देखिए गवर्नर, ठीक है बिल्कुल गवर्नर तो यही है, सीएम अभी भजनलाल मिश्र अभी बने थे सीएम। ठीक है, याद रखिएगा। विधानसभा कितनी है, 200 सीटें किसकी है, विधानसभा की है। अगर बात करें तो देखिएगा डिजर्ट नेशनल पार्क है, डिजर्ट नेशनल पार्क है, सरिस्का नेशनल पार्क है, रणथंभौर नेशनल पार्क है, ऐसे बहुत सारे नेशनल पार्क हैं। ठीक है, मुकुंदरा, मुकुंदरा नेशनल पार्क, और अगर बात करें कुंभलगढ़ नेशनल पार्क, ये सब आपके नेशनल पार्क भी है। ठीक है, कुंभलगढ़ नेशनल पार्क, ऐसे बहुत सारे हैं। तो देखिए किसी भी राज्य में क्षेत्रफल में सबसे अधिक किसका क्षेत्रफल है, राजस्थान का, उसके बाद मध्य प्रदेश, फिर महाराष्ट्र, फिर उत्तर प्रदेश का स्थान आता है क्षेत्रफल में। तो टॉप 4 क्षेत्रफल याद रखिएगा। ठीक है, एकमारा परियोजना का संबंध किस राज्य से है, एकमारा परियोजना का संबंध किस राज्य से है, तो देखिए किस राज्य से है, इस पे 280 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया था। 280 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया था उड़ीसा राज्य के द्वारा। किस राज्य के द्वारा, उड़ीसा राज्य के द्वारा। ठीक है, उड़ीसा राज्य के द्वारा। अब आप बताइएगा कि उड़ीसा राज्य का सीएम कौन है, तो हम कह सकते हैं नवीन पटनायक क्या है, सीएम है। नवीन पटनायक क्या यहाँ के सीएम है। अगर गवर्नर की बात करेंगे तो रघुदेव यहाँ के क्या है, गवर्नर हैं, यानी कि रघुदेव राय यहाँ के क्या है, गवर्नर हैं। या रघुबर दास, क्या बोलते हैं मैंने, रघुबर दास बोलते हैं। ठीक है, रघुबर राय नहीं बोल सकते, क्या बोलते हैं, रघुबर दास। एक सेकंड, रघुबर दास यहाँ के क्या है, गवर्नर हैं। अब यहाँ का डीएलआर कितना है, यहाँ की विधानसभा सीटें कितनी हैं, ये सब बातें हमें आनी चाहिए। यहाँ पर नेशनल पार्क कितने हैं, तो कल भी मैंने आपको पढ़ाया था, ये क्वेश्चन भी पढ़ाया था। चिंपली, चिंपलीपाल नेशनल पार्क, भीतरकनिका नेशनल पार्क, चिल्का नेशनल पार्क, ये सब कहाँ पर है आपके, यहीं पर है, चिल्का नेशनल पार्क है ना। चिल्का भारत की सबसे बड़ी खारे पानी की झील है, यानी कि भारत की सबसे बड़ी खारे पानी की झील क्या है, चिल्का झील है। अगर डीएलआर की बात करेंगे तो देखिएगा 30, 21 और 10 राज्यसभा सीटें हमेशा कम होंगी लोकसभा सीटें से। ठीक है, और 147 क्या है, विधानसभा की सीटें हैं। तो दो राज्य हमने अभी पढ़े, और दो राज्य आप लोग याद रखिएगा। जैसे राजस्थान का डीएलआर, आप उठिए बैठिए कुछ भी करिए, लेकिन राजस्थान का डीएलआर आपको याद होना चाहिए। ठीक है, 50, 25, 10, विधानसभा कितनी, 200। उड़ीसा की अगर बात हम करेंगे तो देखिएगा उड़ीसा में डीएलआर कितना, 30, 21, 10, 30, 21, 10, विधानसभा सीटें कितनी, 147। क्योंकि आपके पेपर में मैचिंग करने के लिए अभी लेटेस्ट पैटर्न पर प्रश्न भी बनते हैं। ठीक है, तो इस प्रकार के प्रश्न भी बनते हैं हमारे। अगला देखिएगा, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। I2x2 ने भारत में खाद्यान्न एटीएम विकसित किया है। तो खाद्यान्न एटीएम जो है वो खाद्य कार्यक्रम के द्वारा विकसित किया जाएगा, खाद्य कार्यक्रम के द्वारा विकसित किया जाएगा। तो पहला तो प्रश्न गलत हो गया। खाद्य एटीएम को अन्नपूर्णा एटीएम के नाम से जाना जाता है, बिल्कुल जाना जाता है, नहीं केवल दो सही है। ऑटोमेटिक टेलर मशीन होती है एटीएम के नाम, यानी कि एटीएम डालो और अनाज को निकालो, एटीएम डालो अनाज को निकालो। ठीक है, ये प्रश्न है हमारा इंपॉर्टेंट। ये देखिएगा, मोजेक वायरस ने महाराष्ट्र और दक्षिण भारतीय राज्यों में निम्नलिखित में से किस फसल को संक्रमित किया है। ठीक है, तो मोजेक वायरस ने किस फसल को संक्रमित किया है, टमाटर को संक्रमित किया है। टमाटर का रंग कैसा होता है, नारंगी होता है, लाल होता है, किसके कारण, लाइकोपिन के कारण। लाइकोपिन के कारण टमाटर का रंग कैसा होता है, लाल होता है। नारियल सबसे ज्यादा तमिलनाडु में पाए जाते हैं, नारियल दिवस 2 सितंबर को मनाया जाता है। चावल गोल्डन राइस में कौन सा विटामिन होता है, विटामिन ए। गोल्डन राइस में विटामिन ए होता है। गन्ना जो होता है, ठीक है,
एक नगदी फसल की श्रेणी में आती है गन्ना, नगदी फसल की श्रेणी में आता है। ठीक है, याद रखिएगा इस बात को। ठीक है, तो देखिएगा मोजेक वायरस जो है वो महाराष्ट्र व दक्षिण टमाटर के लिए, ठीक है, किसके, टमाटर नहीं, टमाटर। निम्नलिखित में से कार्य, कौन से कार्य भारतीय खाद्य निगम के हैं, तो कौन से कार्य भारतीय खाद्य निगम के हैं, किसानों का प्रभावी मूल्य समर्थन प्रदान करना, समाज के आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों को रियायती दरों पर वितरित करने के लिए पीडीएस को अनाज की खरीद तथा आपूर्ति करना, बाजारों को स्थिर रखने के लिए बुनियादी खाद्यान्नों के लिए रणनीति रिजर्व बनाना, यह उपयुक्त में सभी। तो मुझे तो उपयुक्त में सभी लग रहे हैं। ठीक है, विश्व खाद्य दिवस कब बनाते हैं, तो 16 अक्टूबर को विश्व खाद्य दिवस बनाते हैं। और राष्ट्रीय खाद्य दिवस कब बनाते हैं, तो 24 अक्टूबर को राष्ट्रीय खाद्य दिवस बनाते हैं। ठीक है, याद रखिएगा इस बात को। अब देखिएगा कुछ दिवस हैं आपके लिए जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट है। 29 जुलाई को कौन सा दिवस मनाते हैं, अंतर्राष्ट्रीय बाघ दिवस मनाते हैं। और प्रोजेक्ट टाइगर कब आया था, तो प्रोजेक्ट टाइगर के अंतर्गत रखते हैं तो 1973 में प्रोजेक्ट टाइगर आया था जिसमें बाघ दिवस बनाते हैं। 28 जुलाई को हेपेटाइटिस दिवस के रूप में बनाते हैं और विश्व प्रकृति संरक्षण दिवस के रूप में ही बनाते हैं, विश्व प्रकृति संरक्षण दिवस के रूप में ही बनाते हैं। उसके बाद 27 जुलाई को केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल के रूप में बनाते हैं। 24 जुलाई को आयकर दिवस के रूप में बनाते हैं और 24 जुलाई को विश्व मस्तिष्क दिवस के रूप में बनाते हैं। लेकिन आज से पैटर्न हमारा चेंज हो गया दिवस पढ़ने का। जैसे मान लीजिएगा 1 तारीख है, ठीक है, तो 1 तारीख के जितने भी 12 मंथ में दिवस आते हैं सबसे पहले उनका रिवीजन करेंगे, फिर 2 तारीख वाले करेंगे, फिर 3 वाले करेंगे, फिर 4 वाले करेंगे। ऐसे 30 तारीख वाले 30 दिन में रिवीजन कर लेंगे ओवरऑल अच्छी तरीके से। ठीक है, इसमें अभी देखिएगा अभी ए शामिल है, कुछ दिनों के बाद इसमें एक एक राज्य शामिल करेंगे स्टेटिक के पॉइंटों के अकॉर्डिंग। ठीक है, एक एक राज्य को शामिल करेंगे। ऐसी बहुत सारी चीजें हैं। करंट अफेयर्स अगर आप लगातार बने रहेंगे तो करंट अफेयर्स से ही आपका 60% पेपर करंट अफेयर्स से ही सॉल्व आपका हो जाएगा। ठीक है, तो दोबारा फिर से मिलेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग। ठीक है, दोबारा फिर से मिलेंगे दोस्तों, तब तक के लिए नमस्कार, टाटा, बाय बाय, जय हिंद।